बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 59 है। लास्ट लेक्चर में 3.1 हमने स्टार्ट की थी और 2 क्वेश्चन उसके सॉल्व किए थे हमने। अभी जो हम काम करने लगे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो इसके आखिरी 2 क्वेश्चन हैं वो होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 3 अगर आप देखें, बुक आपके सामने होगी, तो इसके आपके पास जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला और दूसरा पार्ट अलजेब्रिक है और आखिरी 2 पार्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो मैं ये करता हूँ कि जो अलजेब्रिक पार्ट्स हैं एक उनमें से करवा देता हूँ और जो 2 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक हैं एक हम उनमें से कर लेंगे। तो 4 में से 2 पार्ट मैं करवा दूँगा, 2 जो सिमिलर है वो आप खुद करेंगे। अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो लिखा हुआ है कि यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट। आप लोगों से कहा गया है कि आपने डिफरेंशियल्स यूज़ करने टू अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट किसे करना है? पहले पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें 17 का 4th रूट लिखा हुआ है, 4th रूट ऑफ 17, और आपने इसको अप्रॉक्सीमेट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल। तो ये डिफरेंशियल का एक तरह से यूज़ आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स में डिफरेंशियल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम ये देखते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का कहा गया है इसमें कौन सा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ अगर आप ऑब्ज़र्व करें, जिस तरह ये होता है हमारे पास स्क्वायर रूट, ये होता है हमारे पास क्यूब रूट, ये होता है हमारे पास 4th रूट, तो ये एक 4th रूट वाला फंक्शन यहाँ इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आप इसको देखते हुए फंक्शन लेट करेंगे ताकि हमें स्टार्ट मिल सके। तो मैं ये लिखूँगा, जो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग स्टेप है, वो क्या होता है कि हम फंक्शन लेट करें, लेट वाई बी द स्क्वायर रूट ऑफ 4th रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमने गैस किया कि ये हमारा फंक्शन है। अब इसमें x क्या रखना है? यहाँ तो 17 है, आपने x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका 4th रूट आसानी से हम जानते हों और वो इस 17 के करीब भी हो। तो हम जानते हैं कि अगर हम 16 रख लें x को, तो 16 का 4th रूट 2 होता है और वो इजी भी है हमारे लिए और इसके करीब भी है। तो जब हमने x को 16 रखा तो इसका मतलब है जो असल x था वो तो 17 था, आपने 16 रखा तो इसका मतलब आपने उसको चेंज किया है। तो जो dx होगा, जो आपने x को चेंज किया है, वो यहाँ पे 1 है, यानी 1 यूनिट का आपने उसके अंदर क्या कर दिया? चेंज। अब ओरिजिनल जो वैल्यू 17 है x की, वो कैसे बनेगी? x एज्यूम्ड प्लस उसका चेंज। हमने जो एज्यूम किया है x वो 16 है और जो उसका चेंज है वो 1 है। तो 16 + 1 विल बी द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x, ये 17 मिल जाएगा। अब इसको आप इसी पावर जो 4th रूट है, वी कैन आल्सो राइट इट एज, अब हम लिखते हैं टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। y का डिफरेंशियल क्या बनेगा? dy, ये 1/4 शुरू में आएगा, एक पावर कम कर देंगे और फर्दर x का क्या हो जाएगा? dx। ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जिस तरह dx का मतलब x का चेंज है ना, dy का मतलब y का चेंज है। तो देखें कैसे बनेगा, इसमें वैल्यूज़ पुट करें आप लोग। x की जगह क्या पुट करना है आपने? 16 और जो इसका चेंज है वो कितना है? 1। तो ये 2 चेंजेस करने से आपके पास जो dy बनेगा, सो dy इज़ इक्वल टू 1/4 16 पर 3/4 और साथ dx की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? 1। अब देखें 1 ऊपर आ गया, 4 तो 4 ही है, 16 पर 3/4 का मतलब है 16 का 4th रूट और उसका क्यूब, यानी 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8। तो ये बन गया 1/32 और 1/32 अगर आप सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बनता है 0.03125। तो ये dy का मतलब है कि y में जो चेंज आएगा वो आएगा 0.03125। अच्छा, अब आप देखें dy का पर्पस क्या था।
x जिस तरह ओरिजिनल 17 था तो आपने एज्यूम किया 16 और उसका चेंज मिलाया तो बन गया जो ओरिजिनल x है वो 17 बन गया। इसी तरह जो ओरिजिनल y है वो क्या है, देखें जो ओरिजिनल y था यानी जो हमने असल काम करना था वो 17 का फोर्थ रूट था, ये थी ओरिजिनल y की वैल्यू। तो ये कैसे बनेगी, y एज्यूम्ड, जो आपने y एज्यूम किया जिसमें x 16 था यानी 16th का फोर्थ रूट, ये हमारी एजम्पशन थी, और प्लस dy। बल्कि मैं यूँ लिख देता हूँ कि ओरिजिनल y कैसे बनेगा आपके पास, y प्लस y एज्यूम्ड प्लस dy। हमने जो y एज्यूम किया वो कौन सा था, वो फोर्थ रूट ऑफ 16 था, और जो उसका करस्पॉन्डिंग चेंज आया है 0.03125। 16 का फोर्थ रूट 2 होता है, 2 प्लस 0.3125, तो मिलाएं तो ये 2.03125 बनता है। इसका मतलब है ये हमने 17 का फोर्थ रूट जो है वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लिया, और ये अप्रॉक्सीमेशन है। अब अगर आप डायरेक्ट अपने जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं उनसे अगर आप डायरेक्ट भी फाइंड करें 17 का फोर्थ रूट तो आपको तकरीबन यही वैल्यू मिलेगी। तो ये था इसका यूज़, पहले y एज्यूम करते हैं, उसमें x रखते हैं वो जिसका हमें आसानी से पता हो, और उसका चेंज देख के उसको फिर हम आगे लेके चलते हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरा जो पार्ट है वो 31 का फिफ्थ रूट है, वो आपका होमवर्क कर लेता हूँ मैं, और जो आखिरी पार्ट है वो साइन, और आखिरी दो जो हैं वो साइन और काज वाले हैं, तो एक हम थर्ड पार्ट अब कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपने जो अप्रॉक्सीमेशन करनी है वो है कॉज 29 डिग्री की, और जो आखिरी है वो आई थिंक साइन 61 डिग्री वाला है। तो दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसमें मैंने ये वाला चूज़ किया है। जिस तरह इसको आपने डिफरेंशियल की हेल्प से किया है फोर्थ रूट ऑफ 17 को, इस तरह इसको भी करना है। वहाँ जो फंक्शन था वो फोर्थ रूट ऑफ x था, यहाँ जो फंक्शन है वो कॉज फंक्शन है, कॉज x कह लेंगे इसको हम। तो इसको देखते हुए जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा तो आप लिखेंगे लेट y बी द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, कॉज x। अब x की वो वैल्यू रखें जिसके लिए आपको आसानी से आंसर पता हो। तो 29 के करीब जो आसान वैल्यू हमारे पास हो सकती है जिसका हमें टेबल भी याद होता है वो 30 डिग्री है। तो x हमने रख लिया 30 डिग्री, और जो उसमें चेंज आएगा फिर वो कितना होगा, चूँकि ओरिजिनल 29 है हमने 30 रखा है, तो जो चेंज हमने किया है वो -1 डिग्री का चेंज किया हमने। -1 डिग्री में क्यों कह रहा हूँ इसको, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप दोनों को ऐड करेंगे, देखें ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 29 है ना, तो 29 कैसे बनता है यहाँ रफ में देखें, 29 डिग्री कैसे बनेगा, एज्यूम्ड 30 है और उसका जो चेंज है वो -1 डिग्री है। तो हमेशा एज्यूम्ड और चेंज मिला के ओरिजिनल वैल्यू बननी चाहिए। यहाँ प्लस का चेंज था 16 + 1 17, यहाँ माइनस का चेंज है, ठीक है। तो दो पार्ट्स में प्लस का चेंज है, दो पार्ट्स में माइनस का चेंज है। अब ये dx जो है ये चूँकि बाहर लिखा जाएगा तो इसको हमेशा रेडियन में लिखा जाता है, और -1 डिग्री की रेडियन फॉर्म क्या होगी, -π/180, और ये बनता है हमारे पास 0.01745। लेकिन जी डाटा पूरा हो गया हमारे पास। अब हम इसका लेते हैं डिफरेंशियल, टेकिंग, चूँकि डिफरेंशियल की हेल्प से ही करना है हमने इसको, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो y का डिफरेंशियल क्या होगा, dy cos का होगा -sin x और x का होगा dx। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, x 30 और dx जो है वो कितना है, ये dx है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको रेडियन में क्यों नहीं लिखा और इसको रेडियन में क्यों लिखा है। यहाँ ऑब्जर्व करें x लिखा हुआ है साइन के अंदर, फंक्शन के अंदर जब x लिखा हो, एंगल लिखा हो, तो चाहे वो डिग्री में हो या रेडियन में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन dx बाहर लिखा हुआ है, तो जो बाहर लिखा होता है एंगल अगर वो फंक्शन से बाहर होगा तो वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो dx बाहर था इसलिए ds रेडियन में किया है, चूँकि रेडियन रियल नंबर होता है और हम रियल कैलकुलेशन करना चाह रहे होते हैं। तो ये क्या बना फिर dy भाई, ये बना -sin 30 इंटू चेंज कितना आया इसमें -0.01745। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। अब आप अगर ये लिख चुके हैं
तो मैं इसको अरेज करता हूँ ये वाला, और यहाँ इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखें क्या बनेगा, अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डी वाई जो है ये प्लस का होगा, साइन 30 होता है 0.5, 0.01745। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जब आप, तो ये आपके पास बनेगा, इसकी और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है 0.008725। ये आप अपने कैलकुलेटर से देख सकते हैं इसको। ये आ गया y का चेंज हमारे पास 0.008725। अब जिस तरह ये dy था और y में dy ऐड करके उसकी ओरिजिनल वैल्यू मिलती थी, अब हम आते हैं ओरिजिनल वैल्यू है cos 29 डिग्री। ये देखें, नाउ ओरिजिनल वैल्यू है cos 29 डिग्री। ये कैसे बनेगी, ये बनेगी y एज्यूम्ड प्लस उसका चेंज। आपने जो y एज्यूम किया था वो था cos 30, आपने y एज्यूम किया था, उसमें x कितना रखा था आपने 30, और प्लस जो उसका चेंज है, चूँकि y प्लस डी वाई मिल के बनेगी ओरिजिनल वैल्यू, तो cos 30 होता है 0.866 और 0.008725। इन दोनों को ऐड कर दें आपस में आप, तो ये जो वैल्यू आपके पास बनने जा रही है ये बनेगी तकरीबन, इन दोनों को ऐड करते जो इसका आंसर आता है वो मैं यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा जी, ऐड करके बनता है 0.8747 अप्रॉक्सीमेटली। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें तो वो भी तकरीबन आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये अप्रॉक्सीमेशन का एक मेथड था हमारे पास। एक हमने पार्ट पहला किया, उसमें पॉजिटिव चेंज आया, इसमें नेगेटिव आया, वो अलजेब्रिक था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक था। तो हर लिहाज से ये चारों पार्ट्स हमारे कवर हो रहे हैं। एक एक पार्ट मैंने आप लोगों में छोड़ा है, वो इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 की वर्डिंग आप लोग पढ़ लें, इतनी देर में यहाँ क्वेश्चन 4 में लिखता हूँ और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। इसमें कहा गया है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब एक है, उसके आपने वॉल्यूम में इंक्रीज बताना है कितना होगा। इफ़ लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। हर एज जो है, हर डायमेंशन जो है, अगर उसकी 5 से 5.02 कर दी जाए, यानी हर डायमेंशन थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी जाए, तो फिर उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। ये बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर उसकी जो एजेस हैं उनका साइज़ आप इंक्रीज़ करेंगे तो वो ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो कैप्चर कर रहा होगा। तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, जो नया वॉल्यूम आएगा, वो प्रीवियस वॉल्यूम से कितना ज़्यादा होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। तो मैं डायग्रामेटिकली अगर आपको बात समझाऊँ तो ये देखें, ये क्यूब मैंने बनाया आप लोगों के सामने, ये इसकी लेंथ, ये हाइट हो गई और ये इसकी विड्थ। तो x अगर तीनों को शो करता है तो x की लेंथ है, x की विड्थ और x की हाइट है। तो आपने x को 5 से बढ़ा के 5.02 कर दिया, यानी इसकी हर डायमेंशन, लेंथ भी, विड्थ भी, हाइट भी, हर एक में 0.02 का चेंज किया है। तो डेफिनेटली जो नया जो क्यूब बनेगा उसका साइज़ इसके साइज़ से ज़्यादा होगा, और वो जो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा उसमें आपने चेंज बताना है कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम इसमें चेंज होगा। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे इसका। लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब। ठीक है जी, x होगी हर एक एज की लेंथ। सो वॉल्यूम क्या होता है अभी, वॉल्यूम इक्वल होता है, अगर हम v से डिनोट करें तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। और साथ ही आप बताएं कि अगर ये x शो कर रहा है तो फिर ये मेंशन करें आप इसको, यहाँ लिखता हूँ कि x जो है वो कहाँ से चेंज हुआ है, 5 से चला गया 5.02 पे। 5.02 का मतलब है कि जो चेंज आया है वो 0.02 का चेंज है। अब आप यहाँ डिफरेंशियल लें इसका, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो v का क्या बनेगा, dv। x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा, dx। अब आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, x की जगह क्या पुट करना है आपने 5, और dx की जगह आपने क्या पुट करना है 0.02।
तो 25 3 से 75, 75 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 1.5 आंसर आता है। चूँकि वॉल्यूम का चेंज है तो हम इसको क्यूबिक यूनिट में लिखेंगे, यानी dV का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जो चेंज आया है, जिस तरह dx का मतलब x का चेंज है, इस तरह dV का मतलब वॉल्यूम का चेंज है। तो 1.5 क्यूबिक यूनिट जो है वो वॉल्यूम में चेंज आएगा। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये काम ख़त्म होता है। नई जो बुक्स हैं 2018-19 का जो एडिशन है उसमें 4 ही क्वेश्चन है। जो पुरानी बुक्स हुआ करती थी उसमें 5 क्वेश्चन थे, तो इसमें वो क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। अब हम आगे चलेंगे और 3.2 की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज 3.2 जो है हमारी, जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था, जब मैंने आपको चैप्टर 3 के स्टार्ट में लास्ट लेक्चर में समरी लिखवाई थी, तो मैंने कहा था जो असल इंटीग्रेशन का काम है वो 3.2 से शुरू होना है। यहाँ 3.1 में हमने सिर्फ डिफरेंशियल सीखा है बस। तो डेरिवेटिव की एक समझ लें कि कैटेगरी थी हमारे पास, डेरिवेटिव की तरह का काम था, ऑलमोस्ट सिमिलर। और अब जो इंटीग्रेशन है वो 3.2 से ऑनवर्ड 3.8 तक चलेगी। 3.2 से 5 तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगी। लास्ट जो लेक्चर था मेरा, जो इससे पहला 59 या 58 लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन क्या है। बेसिकली उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी कि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। फिर हमने एक रूल भी, एक एग्जांपल के थ्रू हमने उसको डिस्क्राइब भी किया था कि कैसे ये रिवर्स प्रोसेस एक्ट करता है। फिर उसमें हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था। वो सारी चीज़ें आपने जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उसमें लाजमी देखनी है। अब हम आज जो काम कर रहे हैं ये फिर से इंटीग्रेशन का एक बार दोबारा मैं रिव्यू दे दूँ आप लोगों को, और फिर इसको प्रॉपर आगे लेके चलेंगे। 3.2 के अंदर आपने पढ़ना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब है क्या बेसिकली इंटीग्रेशन? मैंने पहले बताया कि दिस इज़ बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चैप्टर 2 जो आप लोगों का है ना, चैप्टर 2 को आपने अब रिवर्स करना है। यानी 2 में आपने फॉरवर्ड अगर मूवमेंट की है तो इसमें आपने बैकवर्ड मूवमेंट करनी है। और ये अगर उसका रिवर्स प्रोसेस, इसका मतलब जो डेरिवेटिव का आंसर आता था हमारा किसी फंक्शन का, अगर हम उसको रिवर्स करके क्वेश्चन तक पहुंचना चाहें तो फिर हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके जिस तरह डिफरेंशिएशन के 3 रूल्स से पावर, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल, इसी तरह इसके भी 3 रूल्स यहाँ हम पढ़ेंगे और उन्हीं रूल से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो सबसे पहला रूल जो इंटीग्रेशन का है वो मैं यहाँ लिखूँगा, जिसको हम कहते हैं पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल क्या होता है? पावर रूल ये कहता है, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि ये इंटीग्रल का सिंबल है एस की तरह का, इसमें एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शन की कोई भी पावर है एन, और साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर फंक्शन हो, उसकी कोई पावर हो और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो, तो फिर पावर रूल ये कहता है कि आपने फंक्शन की जो पावर होगी उसमें एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो उसमें ऐड कर देना है एक। ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या चीज़ है ये भी लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ मैं। और पावर रूल हमने अभी सीखा है कि पावर में एक ऐड करके उसे क्या करना है, डिवाइड। और ये जो प्रोसेस है, ये जो रूल है, ये वैलिड होगा उस वक्त, वैलिड ओनली इफ़ n इज़ अदर देन -1, यानी n -1 ना हो उसके अलावा बाकी पावर्स के लिए ये वैलिड है, -1 के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 जब यहाँ प्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और अनडिफाइंड कर देगा इसको। इसको अब अप्लाई करते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को बात समझाने के लिए। मैं कहता हूँ कि इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर कि मुझे x³ का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब यहाँ पे x³ एक फंक्शन है, ये वाला साइन इंटीग्रेशन का है, और ये dx बताता है कि किस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से करना है। अगर यहाँ dt लिखा होगा तो ये t की रिस्पेक्ट से होगा, यहाँ अगर dy लिखा हो तो ये y की रिस्पेक्ट से होगा। अब इसको मैं इस रूल में कन्वर्ट करता हूँ। रूल क्या कहता है कि आप x³ को यूँ लिख सकते हैं x⁴, और यहाँ ब्रैकेट में 1 लिख सकते हैं आप। तो देख लें यहाँ ये रूल अप्लाई हो गया, f ऑफ x की जगह x आ गया, पावर की जगह 3 आ गया, और डेरिवेटिव की जगह 1 आ गया। तो x एक फंक्शन है और पावर उसकी 3 है और डेरिवेटिव उसका 1 है।
तो पावर रूल इसका मतलब है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो फिर रूल ये कहता है कि फंक्शन की पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर दें बस। तो 3 में एक ऐड करें कितना हो जाएगा 4, उसी से डिवाइड कर दें और प्लस उसमें क्या ऐड कर दें c। तो ये इसकी एक एग्जांपल आपको मिल गई। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये एग्जांपल 1 कर लें, एग्जांपल 2 भी देख लेते हैं। अब अगर मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने साइन स्क्वायर x कर लेते हैं और इसके साथ में लिख देता हूँ cos x, और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यहाँ पावर रूल एप्लीकेबल है या नहीं। तो फंक्शन साइन है, पावर 2 है देखें ये, और साथ डेरिवेटिव cos है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, जो डेरिवेटिव होता है वो पावर के अंदर वाले फंक्शन का देखना है, साइन का, साइन स्क्वायर का नहीं। यहाँ भी डेरिवेटिव x का देखना है, x क्यूब का नहीं देखना, पावर को छोड़ के डेरिवेटिव देखना आप लोगों ने। तो साइन का अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो फिर साइन की पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड करें और प्लस c लिख दें। दैट इज़ बेसिकली पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। एक रूल तो हमारा हो गया। इस रूल का जो ड्रॉबैक है, जो इसकी लिमिटेशन है, वो ये है कि इसमें -1 आप पुट नहीं कर सकते। अब ये देखते हैं कि अगर पावर -1 हो जाएगी तो क्या फिर हमारे पास कोई रूल ऐसा होगा जो एप्लीकेबल हो। तो -1 पावर के लिए जो रूल बनाया गया है उसका नाम है कोशेंट रूल, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल बेसिकली क्या है, अगर इसी में n की जगह मैं -1 कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा 1/f(x) हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा f'(x). तो ये यूँ बनेगा कि इंटीग्रेशन में ऊपर f' लिखा हो डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन लिखा हो, तो फिर जो इसका आंसर होगा वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ f(x) प्लस c। और लॉग चूँकि पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का होता है तो हम मॉड आमतौर पे यूज़ कर लेते थे इसके लिए। तो इसकी क्या एप्लीकेशन है, नीचे फंक्शन और ऊपर क्या हो उसका डेरिवेटिव। तो मैं इसकी भी एग्जांपल्स आपको 2 दे देता हूँ ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 1, पहली एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि मैं लिखता हूँ 1/x का इंटीग्रल। आप देखें नीचे फंक्शन है x और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो रूल ये कहता है कि लॉग ऑफ फंक्शन लिखें। फंक्शन यहाँ कौन सा है, x है, तो log ऑफ x और प्लस c। अब ज़रा आप रिकॉल करें चैप्टर 2 से, आप लोग जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो 1/x आएगा, और अगर 1/x को इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा। तो ये बड़ा क्लियर समझ आ रहा है कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। log x का डेरिवेटिव लिया था तो 1/x आया था, 1/x का इंटीग्रल ले रहे हैं तो क्या आ रहा है log of x आ रहा है आपके पास। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल इसकी कोट कर लेते हैं। दूसरी एग्जांपल आप ये ले लें, जैसे मैं कहता हूँ कि आपने इंटीग्रेट करना है, मैं लिखता हूँ नीचे sin of x और ऊपर लिखता हूँ cos of x। आप सारे जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो रूल ये कहता है कि log ऑफ फंक्शन प्लस c लिख दें, तो ये आपको मिल जाएगा इसका इंटीग्रल। ठीक होगी बात जी। ये जो 2 रूल्स हैं, टोटल 3 रूल्स हैं, पावर, कोशेंट और प्रोडक्ट रूल, जिसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जो तीसरा रूल है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, या जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं इंटीग्रेशन का, वो हम पढ़ेंगे 3.4 में जाके। 3.2 एक्सरसाइज जो भी शुरू होने लगी है और 3.3, इन दोनों के अंदर सिर्फ ये 2 रूल ही अप्लाई होंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम ये 2 रूल ही पढ़ें, और जब 3.4 का स्टार्ट मैं करूँगा तब मैं आपको तीसरा जो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन भी कहते हैं, वो हम वहाँ पढ़ेंगे जाके। फ़िलहाल मैं आपको इसका थोड़ा सा और डिटेल इसकी बता दूं ताकि आप इस 3.2 की जो इंटीग्रेशन है उसको सही तरह से स्टार्ट कर सकें। एक बात तो मैंने आपको पहले बता दी है कि ये जो काम हम करने लगे हैं ये असल में चैप्टर 2 का रिवर्स काम है। वहाँ डिफ्रेंशिएशन थी, यहाँ इंटीग्रेशन है। इसलिए 2 तो ये रूल्स आपने अपने माइंड में रख लिए कैसे होना है। इसके अलावा एक रूल तो नहीं है, लेकिन हम उसको ख़ुद नाम दे देते हैं अपने समझने के लिए, जिसको हम कहते हैं रिवर्स रूल। अब ये मैं पहले बता दूं, ये कोई प्रॉपर रूल नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को मेमोराइज करवाने के लिए नाम रख रहा हूँ रिवर्स रूल। रिवर्स रूल क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हमें
पावर और क्वोशंट रूल लगता हुआ नज़र नहीं आता, पावर क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता, लेकिन वहाँ पे हमें आंसर फिर भी मिल रहा होता है। तो ये रिवर्स रूल क्या है बेसिकली वो देखते हैं। रिवर्स रूल के लिए ज़रूरी होगा कि आपको चैप्टर 2 के जो डिफ्रेंसीशन के फार्मूलाज हैं, और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब उसमें आपने पावर, प्रोडक्ट, क्वोशंट, ये 3 रूल आपको पता होने चाहिए चैप्टर 2 के। और चैप्टर 2 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6, साइन, काज, टेन, काट, सेकंड, कोसेकंड, उनके डेरिवेटिव्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए आप लोगों को। ये अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि अगर चैप्टर 3 चैप्टर 2 का रिवर्स प्रोसेस तो क्या चैप्टर 2 इसमें यूज़ होगा? तो यस, आप सारे सुन लें, कान खोल के सुन लें कि चैप्टर 2 का जितना भी यूज़ चैप्टर 3 में होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चैप्टर 2 के अंदर से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं, साइन, काज, टेन, काट, सीकेंट, कोसीकेंट, 6 फंक्शंस हैं हमारे पास, उनके डेरिवेटिव्स आपको याद होने चाहिए। जैसे साइन का काज होता है, टेन का सीकेंट स्क्वायर होता है, काट का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर होता है। इसी तरह से सीकेंट, टेन के भी डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए। और जो उनके 6 इन्वर्स फंक्शंस हैं, साइन इन्वर्स का, काज इन्वर्स का, टेन इन्वर्स का और बाकी तीनों का, यानी 6 सिंपल फंक्शंस, 6 उनके इन्वर्स फंक्शंस। तो ये 12 फार्मूले ये बन गए। ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, सारे आप लोगों ने 2.5 में पढ़े थे इसमें चैप्टर 2 के अंदर। इसके अलावा ए पावर एक्स का डेरिवेटिव वो भी आपने पढ़ा हुआ है, ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ई एक्स का डेरिवेटिव और लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो टोटल अगर देखें तो चैप्टर 2 के सिर्फ 15 फार्मूले हैं, और ये 15 देखने में आपको लग रहा होगा 15 बहुत ज़्यादा काम है, ये सारे तकरीबन आपको याद होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा साइन का काज आपको याद था, इसी तरह से आगे हम चलेंगे, आपको यहाँ याद था कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो इस तरह से e का e होता है, cos का माइनस साइन होता है, cot का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है। इसी तरह इन्वर्स की ये याद रख लें आप लोग। आपके लिए बेहतर होगा कि जब 3.2 स्टार्ट करने लगे तो पूरी एक लिस्ट बना लें। 15 फार्मूलाज की लिस्ट आपके 3.2 के स्टार्ट से पहले बनी होनी चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्री, 6 उनके इन्वर्स, और उसके साथ साथ मैं ज़रा शार्ट से यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए बात लिस्ट कैसे बनानी है आपने। देखें, ये आप लिस्ट बनाएंगे जी, d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x। साइन का cos, टेन, cot, सीकेंट, कोसीकेंट, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसी तरह इनका जो इन्वर्स वाला है, जैसे अगर मुझे लिखना हो साइन इन्वर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, तो ये हुआ करता था आपके पास 1/√1 - x²। इसी तरह अगर हम बाकी लिखें तो cos भी है, टेन भी है, cot भी है। अगर आप टेन इन्वर्स का लिखना चाहें डेरिवेटिव तो 1/1 + x² था। एंड सिमिलरली आपके पास इस तरह 6 फार्मूले ये बन जाएंगे, साइन, cos, टेन, cot, सीकेंट, कोसीकेंट। फिर e होता है, log x का 1/x होता है, और a पावर x का a पावर x log of a होता है, जो 2.6 में हमने पढ़ा था। तो अब मैं ये लिखने के बाद बताता हूँ कि रिवर्स रूल क्या चीज़ है। रिवर्स रूल ये कहता है कि अगर आपको कोई रूल अप्लाई होता हुआ नज़र ना आ रहा हो तो फिर आप वहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि क्या इंटीग्रल होगा 1 का, मैं पूछूं क्या इंटीग्रल होगा। अब 1 पे रूल बज़ाहिर आपको रूल अप्लाई नहीं होता नज़र आ रहा, हालांकि अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा कि होता हुआ। तो फिर आप ये सोचते हैं कि ये 1 किसका डेरिवेटिव हुआ करता था। तो 1 किसका डेरिवेटिव था? x का। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? x आएगा और प्लस क्या कर देंगे? c। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा? 1/x। अब आल दो कि 1/x पे क्वोशंट रूल लगाया है हमने, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपको क्वोशंट रूल नहीं याद, ये आपने नहीं पढ़ा सपोज, तो आप सोचें कि 1/x चैप्टर 2 में किसका डेरिवेटिव हुआ करता था। इसलिए आपको मैंने कहा आपको याद होने चाहिए ये। तो अगर आप याद कर लें कि 1/x तो log x का डेरिवेटिव था, तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रल क्या होगा? log x। अब मैं आपसे पूछूं कि cos x का क्या इंटीग्रल होगा, तो इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होना, पावर रूल अप्लाई हो रहा है ना क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है। लेकिन इतना तो मुझे याद है कि cos x चैप्टर 2 के अंदर साइन का डेरिवेटिव था। तो अगर साइन का डेरिवेटिव cos था तो cos का इंटीग्रल क्या होगा? साइन होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन x। ठीक है जी, एक और आखिरी एग्जांपल। अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं सोचूंगा कि यहाँ रूल तो कोई नहीं लग रहा, ना पावर रूल लग रहा है ना क्वोशंट रूल लग रहा है, लेकिन मुझे इतना याद होना चाहिए कि ये तो डेरिवेटिव किसका हुआ करता था? टेन इनवर्स का। तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो क्या होगा? टेन इनवर्स ऑफ x + c।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। दीज आर बेसिकली कॉल्ड रिवर्स एप्लीकेशन। हमने इसको अपने समझने के लिए रिवर्स रूल कह दिया है। तो ये रिवर्स करते जाना आपने। ये अगर हम देखें चैप्टर 2 में, तो x का डेरिवेटिव 1 था तो 1 का इंटीग्रल x हो गया, log का डेरिवेटिव 1/x, 1x का इंटीग्रल log ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का इंटीग्रल साइन, tan इनवर्स का ये डेरिवेटिव है और उसका ये इंटीग्रल है। तो जहाँ पे ये नज़र आएंगे वहाँ कोई रूल अप्लाई नहीं होना, वहाँ डायरेक्ट रिवर्स करके आपने उसका वो फंक्शन लिख देना है जिसका वो डेरिवेटिव बनता है। ठीक होगी बाजी। तो ये था सारा का सारा इसका जो डिटेल इसका व्यू है वो आपको मैंने दे दिया है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं और 1-2 क्वेश्चन मैं आज आपको करवा दूं ताकि थोड़ा सा आपका विजन बन जाए, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो अप्लाई करना सीख लें आप लोग। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। अच्छा जी, ये मैंने 3.2 की हेडिंग लिखी है। इसमें है हमारे पास एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि इसमें हर एक आंसर में सी लिखना पड़ता है, हमें ऐड करना पड़ता है, जो कि शो करता है कि सी हमारे पास चूँकि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती तो हम कहते हैं ये इनडेफिनिट है। अच्छा, जिस तरह डेरिवेटिव का ऑपरेटर सम या डिफरेंस पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता था जो कि वो लीनियर ऑपरेटर है, इसी तरह ये जो इंटीग्रल का ऑपरेटर है ये भी लीनियर है। तो ये हर एक पे अलग अलग होगा। हम तो इसको अलग लिखें, देखें 3x² पे अलग हो जाएगा और हर एक के साथ ये आता जाएगा dx भी, इस पे अलग हो जाएगा और 1 पे हो जाएगा अलग। फिर कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। अब आप देखें ये x पावर 1 है, x² का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड, x का क्या होगा x²/2, 1 का क्या होगा x। अब ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, जिस तरह अभी आपको मैंने बताया है कि x फंक्शन है, उसकी पावर 2 है और साथ उसका क्या है डेरिवेटिव 1 है। तो x जब भी आता है x पावर अदर देन -1 कोई भी पावर आती है तो पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड करें उससे डिवाइड, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x। 1 का इंटीग्रल x कैसे हुआ है, चूँकि x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x। तो ये आपके पास पावर रूल समझ लें और रिवर्स रूल का एक मिक्सचर था। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये x³ 2 से कैंसिल होगा x² प्लस x और c, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब इसी तरह यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आप जानते हैं कि वी कैन आल्सो राइट इट एज x पावर 1/2 और ये बनेगा x पावर 1/2। इसको अगर आप ऊपर लिख लें तो x पावर 1/2 dx ये अलग हो जाएगा, ये ऊपर लेके जाएं तो x पावर -1/2, ये भी चूँकि दरम्यान में सम था तो दोनों अलग अलग हो गए। अब पावर में एक ऐड, पावर रूल क्या कहता है, x की कोई भी पावर अदर देन -1 आएगी तो क्या करेंगे, जिस तरह वहाँ 2 और 1 था तो ऐड किया हमने 1, यहाँ 1/2 में भी आप एक ऐड करें उसी से डिवाइड, यहाँ x पावर -1/2 में एक ऐड करें उसी से डिवाइड और प्लस c। तो ये बन जाता है हमारे पास x पावर 3/2 ओवर 3/2, x पावर 1/2 ओवर 1/2। तो ये और अल्टीमेटली उलट के ऊपर चला जाएगा, 3/2 की जगह 2/3 हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो x पावर 1/2 प्लस, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी। ये एक तीसरा पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखें थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये x पावर 1 है अंदर 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1/2 हो जाएगी पावर, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x × 1 क्या हो जाएगा x। ये आ गया हमारे पास दोनों में पावर अदर देन -1 है तो पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर लें, फिर पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर लें। ये कितना बनेगा भाई, 3/2 + 1 5/2 बनेगा, 5/2 का हो जाएगा 2/5 और x पावर 5/2, ये हो जाएगा 1/2 और x पावर 2। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स थे 3 मैंने करवा दिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको हमने अप्लाई करना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इससे अगला काम करेंगे। आज तक इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।